नमस्ते दोस्तों, आजकल इंडिया के ग्रोथ के नाम पे कई सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि बड़े बड़े फाइटर जेट, कई सारे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, हाई फाई रेलवे स्टेशंस, बड़े बड़े स्टेडियम, फास्टेस्ट ट्रेन जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, बड़े बड़े हाईवे जो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि राम मंदिर अभी हाल फिलहाल में बनाया जा रहा है। और आजकल के जो मीडिया है इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करती है और दिखाती है कि हमारा देश जो है बड़ी ही हाई लेवल पे प्रगति कर रहा है। बट क्या है इसके पीछे के रियलिटी, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं 1947 के बाद 1950 से, क्योंकि इस टाइम तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था और एक बढ़िया इकोनॉमी बनने के लिए तैयार था। लेकिन इसके बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक फेजेस को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप भारत के इकोनॉमिक फेजेस को समझो। हम इंडिया इकोनॉमी के फेजेस को समझने के लिए 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज आता है 1950 से 1960 के बीच, जो अर्ली ईयर्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें कई सारे इंप्लीमेंट करे जाते हैं, कई सारी पॉलिसीज लागू किए जाते हैं सरकार के द्वारा, कई सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन अप्लाई करी जाती हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करी जाती है। और इस टाइम तक हमारे देश की जो जीडीपी बढ़ रही होती है 3.5% पर ईयर के हिसाब से। ये जीडीपी बहुत ही मामूली थी और बहुत ही लो लेवल पे बढ़ रही थी। इसके बाद हमारा देश पहुंचता है सेकेंड फेज में, पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और ये फेज आता है 1990 में। इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया को फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास उतना पैसा भी नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी को भी लिबरलाइज करा जाता है, ट्रेड वेरियस को भी रिड्यूस करा जाता है, ओपन वेरियस सेक्टर को फॉरेन एक्सचेंज के लिए खोला जाता है ताकि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आने लगे। इसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे देश की जो जीडीपी बढ़ जाती है 6% पर ईयर के हिसाब से एनुअल जीडीपी पहुंच जाती है। इसके बाद इंडिया पहुंचता है अपने इकोनॉमी के तीसरे फेज में, जिसे हम हाई ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं, जो चलता है 2000 से लेकर के 2010 तक। इंडिया के हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा ग्रोइंग जो फेजेस माने जाते हैं वो है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस फेज में क्या हुआ था। एवरेज जीडीपी हम देखें तो 7 से 8% पर ईयर के हिसाब से बढ़ने लगी थी, जो पिछले कई सालों में 3% पे रह रही थी। यहाँ पे आईटी सेक्टर का भरपूर योगदान मिलता है और इंडिया में प्रोडक्टिविटी बड़ी ही हाई लेवल पे इंक्रीज होती है। इसके बाद हमारी इकोनॉमी पहुंचती है चौथे फेज में, और जो अभी रिसेंट के ईयर्स चल रहे हैं ये चौथे फेज के अंडर में ही आते हैं। इसमें हमारी देश को बड़ी ही स्लो डाउन देखने को मिलता है। जीडीपी स्लो हो जाता है, 5 से 6% पे चला जाता है, जो कि 7 से 8% पे जीडीपी चलने लग रही थी, वो घट करके 5 से 6% पे आ जाता है। इसी दौरान हमारे देश को कोविड-19 का भी मार झेलना पड़ता है, जिससे जीडीपी पे भारी असर इसका देखने को लेकिन हमारी रिपोर्ट अभी भी अधूरी है। हम एक छोटी सी कंपैरिजन आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आजकल के जो मीडिया बताते हैं, मीडिया में कई सारे आपको ने खबर सुनी होगी कि 2014 यानी कि बीजेपी की जो 2014 के बाद सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, इसके बाद भारत बड़ी ही प्रगति कर रहा है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि इंडिया कितना ज़्यादा डेवलप करा है 2014 के बाद और 2014 के पहले कैसा था इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हाईवे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल हाईवे की बड़ी ही चर्चा चलने लग रही है। 2014 तक नेशनल हाईवे की लंबाई जहां 91,287 किलोमीटर थी, आज 2023 में देखने को मिल रहा है 1,45,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक नेशनल हाईवे बन गया है। एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जहां 2014 से पहले नेशनल एक्सप्रेसवे 1004 किलोमीटर थी, अभी 3,715 किलोमीटर बढ़ गया है, यानी कि पूरी नेशनल एक्सप्रेसवे की लंबाई 4,719 किलोमीटर। अब यहाँ पे है ट्रेन की बात करते हैं। 2014 तक टॉप स्पीड ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस, जिसकी पूरी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन इसको 130 किलोमीटर पर आवर पे ही चलाया जाता था। तो 2023 आते आते एक और नया ट्रेन का उद्घाटन हुआ भारत में नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसकी टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक और नई ट्रेन ऐड हुई है। इसके बाद रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। ओल्ड रेलवे स्टेशन थी 2014 से पहले, उसके बाद नई रेलवे स्टेशन को रीनोवेट किया गया, जैसे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन और अमृतसर रेलवे स्टेशन जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं जो नए कंस्ट्रक्ट किए गए, पुराने स्टेशन को फिर से बनाया गया रेलवे स्टेशन को। इसके बाद मेट्रो की बात करते हैं। 2014 से पहले ओल्ड मेट्रो ही थी, इसके बाद इसके कवरेज को इंक्रीज किया गया 2014 के बाद, और कई सारे इंप्रूवमेंट करे गए, कई सारे इक्विपमेंट ऐड करे गए, सिक्योरिटी इंप्रूव किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की। 2014 के पहले उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम नहीं थी। इसके बाद 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी
मोदी यहाँ पे सत्ता में आते हैं तो कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे लागू करा जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा बांटा जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और मेक इन इंडिया जैसे कई सारे ऐसे जो है स्कीम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब इतने बड़े लेवल पे कोई स्कीम्स लॉन्च करा जाता है, इतने स्कीम्स लॉन्च करे जाते हैं, तो इसका बड़े ही इम्पैक्ट पड़ता है आम लोगों पे, आम लोगों को बड़े ही इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये है रियलिटी जो आजकल मीडिया एजेंसियों द्वारा आपको दिखाया जाता है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं डार्क साइड में, जहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देखने को मिलता है। सबसे पहले तो महंगाई, इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा 2023 में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा वाटर प्रॉब्लम भी इंडिया में कई सारे जगह पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम बात करें पोल्यूशन कंट्रोल की, तो गवर्नमेंट की उतनी ज़्यादा यहाँ पे उत्तेजिकता नहीं दिखती है पोल्यूशन कंट्रोल में। इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 68 देखने को मिलता है, PM10 लेवल 50 है और PM2.5 जो लेवल है 22 है। ये दोस्तों धूल कण होते हैं जिसका लेवल्स दिखाया जाता है और इससे पता चलता है कि हमारे जो एरिया है यहाँ पे हवाओं में कितने ज़्यादा धूल कण है, तो इसका ये रैंकिंग दिखाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं BPL रेट के बारे में, क्योंकि अगर BPL रेट आप जानोगे तो आप थोड़ा सा शॉकिंग हो सकते हो। BPL रेट के अनुसार 26.9% यानी कि 372 मिलियन जो इंडिया के लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। समझ सकते हैं इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और 372 मिलियन लोग समझ सकते हैं गरीब है। यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो 2014 के बाद 150 यहाँ पे रैंकिंग पे इंडिया आ गया है, यानी कि जो एक 41% यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिलता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जो कंट्री यहाँ पे रैंक दिए गए हैं उसमें 150 नंबर पे इंडिया आता है। इसके बाद हम एक और रिपोर्ट देखते हैं जो है क्राइम रिपोर्ट। यहाँ पे 2020 का ही आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। मर्डर के 32,500 इंडिया में केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, रेप के 34,651 केस, रॉबरी के 4,68,000, थेफ्ट के 2.2 मिलियन और साइबर क्राइम 4.2 मिलियन केसेस देखने को मिल रहे हैं। समझ सकते हैं जब देश कोई इतना तरक्की कर रहा है लेकिन क्राइम भी उतनी ही तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब हम एक और पॉइंट आपको दिखाने वाले हैं जिसके बाद आपकी थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी कि गवर्नमेंट जब इतनी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च कर रही है तो इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करी जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इंप्रूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है दोस्तों करप्शन रेट। 2014 के बाद देख सकते हैं करप्शन रेट कैसे बढ़ा है, 38% से 40%, 41%, 40%, 40%, यानी कि करप्शन रेट बढ़ा है। अगर सरकार यहाँ पे कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो करप्शन की वजह से सही मायने में पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद हम टैक्सेस की बात करेंगे क्योंकि टैक्सेस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 70% से ज़्यादा जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, मिडिल कैटेगरी के, वही जो है टैक्स पेमेंट करते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं बहुत ही कम टैक्सेस पे करते हैं। लेकिन ऑक्सफैम की एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं जिसके बाद आप पता चलेगा कि जब इंडिया 5th लेवल पे जाने वाला है, 5th रैंक पे पहुंचने वाला है इकोनॉमी में, तो कैसे पहुंचने वाला है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट यहाँ पे दिखाते हैं। ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में बड़ी ही असमानता देखने को मिल रही है। भारत की जो 40% संपत्ति वो भारत के 1% लोगों के पास है। समझ सकते हो कितनी ज्यादा यहाँ पे इनइक्विटी देखने को मिलती है कि 1% लोगों के पास देश का, तो यहाँ पे असमानता देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जाता है कि अमीरों पे अगर कर लगा दिया जाए, मतलब टैक्स लगा दिया जाए 5% के, तो जो जितने भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनका फ्री में यहाँ पे समाधान हो जाएगा। फेम की तरफ से एक और यहाँ पे तर्क दिया जाता है 2017 से 21 तक गौतम अडानी पे यहाँ पे अप्राप्त लाभ पर अगर एक मुश्त कर लगा दिया जाए, मतलब एक बार कर लगा दिया जाए, 5 मिलियन से अधिक जो मिडिल स्कूल के टीचर्स हैं उनको अपना पेमेंट मिल जाएगा। समझ सकते हैं। रिपोर्ट में आगे एक और चीज बताया जाता है कि भारत में जितने भी अरबपति हैं उन पर केवल 2% का यहाँ पे टैक्स लगा दिया जाए तो भारत के जितने भी कुपोषित लोग हैं उनका 40,000, उनके लिए 40,423 करोड़ रुपए की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। इस तरीके के कई सारे ऐसे यहाँ पे दावे करे जाते हैं। समझ सकते हैं भारत में असमानता भी देखने को मिल रही है। अब इसका जवाब मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं दोस्तों। अब आप ही कमेंट करके बताना कि क्या सही मायने में इसे ग्रो करना बोलते हैं कि गरीबों को खाने के लिए पैसे नहीं है और इंडिया ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हाँ, मानता हूं ग्रो कर रहा है, लेकिन गरीबों के पास कुछ नहीं है। समझ सकते हो। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।